नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं द्वारा पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने और बेंगलुरु बम धमाके को लेकर भाजपा ने सिद्धारमैया सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का भी लगाया आरोप। कहा, राज्य सरकार छिपा रही है मामले की रिपोर्ट। संदेश खाली में फैक्ट फाइंडिंग समिति ने किया दौरा। घटना के पीड़ितों से मुलाकात कर टीम ने कहा, महिलाओं के शरीर पर चोट के निशान बयां कर रहे हैं अत्याचार की कहानी। पुरुषों को गांव छोड़ने के लिए किया गया मजबूर। पुलिस ने भी नहीं सुनी पीड़ितों की गुहार। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को ढेर किया। मुठभेड़ में एक जवान भी हुआ शहीद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। चुनावों में धांधली के आरोपों के बीच शहबाज शरीफ फिर बनेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ गठबंधन। आम चुनावों में किसी भी पार्टी को नहीं मिला था स्पष्ट बहुमत। गजा में लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिका ने पहली बार विमान से पहुंचाई मदद। संघर्ष से प्रभावित नागरिकों के लिए अमेरिकी वायुसेना के विमानों ने खाद्य सामग्री के हजारों पैकेट एयर ड्रॉप किए। और मौसम की खबरों में उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बारिश। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में बारिश के साथ गिरे ओले। शिमला के नारकंडा में ताजा बर्फबारी। रामबन और बनिहाल के बीच कई हिस्सों में भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री 4 से 6 मार्च को तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री तेलंगाना के आदिलाबाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिजली, रेल और सड़क क्षेत्र से संबंधित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का मुख्य फोकस बिजली क्षेत्र पर होगा। प्रधानमंत्री तेलंगाना में एनटीपीसी की 800 मेगावाट की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना यूनिट 2 राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित ये परियोजना तेलंगाना को 85% बिजली की आपूर्ति करेगी और देश भर में मौजूद एनटीपीसी के सभी बिजली केंद्रों में इसकी लगभग 42% की उच्चतम बिजली उत्पादन दक्षता होगी। प्रधानमंत्री तेलंगाना के संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। संगारेड्डी में शुरू की गई परियोजनाओं में सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कई प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही प्रधानमंत्री हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसे नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को और बेहतर करने के लिए हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर स्थापित किया है। इसका उद्देश्य स्वदेशी और नवीन समाधान प्रदान करने के लिए घरेलू और सहयोगी अनुसंधान के माध्यम से विमानन समुदाय को एक वैश्विक अनुसंधान मंच प्रदान करना है। इस पर 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। वहीं सिविल सोसाइटी के सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति ने आज पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का दौरा किया। फैक्ट फाइंडिंग समिति ने संदेश खाली के सच को सामने लाने के लिए पीड़ितों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। संदेश खाली घटना पर पीड़ितों से मुलाकात कर फैक्ट फाइंडिंग समिति के सदस्य भावना बजाज ने बताया कि समिति को पीड़ित महिलाओं ने अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में
विस्तार से बताया। मैं कम से कम 20 महिलाओं से मिली हूँ, कम से कम 20 महिलाओं से, जो कि 28 साल से लेकर 70 साल की उम्र की महिलाएं हैं। जो 70 साल की महिलाएं हैं वो आंखों में पानी लिए हुए कोने में खड़ी हुई थी, जिनको मैंने बुलाया है कि बहन आपके साथ क्या हुआ है, आप कुछ बोलना चाह रही हैं और बोल नहीं रही हैं। तो उन्होंने, किसी ने अपनी बहू के बारे में बताया, किसी ने अपनी बेटी के बारे में बताया। एक महिला जिसके बारे में पता चला है, उसके चेहरे पर हम पूरे चोट के निशान देख कर आए हैं। 4 साल की बच्ची को लेकर वो रात को घर में नहीं आती है, छुप कर रहती है। उसके पति को गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, वो यहाँ से चला गया है। रात को वो बुलाते हैं, महिलाओं को बुलाते हैं, खूबसूरत जवान महिलाओं को बुलाते हैं, बुजुर्ग महिलाओं को धमकाते हैं, बच्चों को उठा लेने की धमकी देते हैं। ज्यादातर जो नाम आया है, जितनी महिलाओं ने लिया है, वो शिबू हाजरा का नाम लिया है। मैक्सिमम महिलाओं के मुंह से हमने वो नाम सुना है। वो रात को जब भी उनके पार्टी ऑफिस में लोग आते हैं, वो उनको बुलाते हैं, रात भर रखते हैं। कि शरीर की चोटें जो हम देख कर आए हैं, जो उसकी आंखों के भाव जो हम देख कर आए हैं, उससे समझ आ रहा है कि उनके साथ कितना विभत्स व्यवहार हो रहा है। और विश्वास नहीं होता कि आजाद देश में ये सब हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे रात को महिलाओं को पकड़ पकड़ करके ले जाना। मुझे लोगों ने बताया कि जबरन मजदूरी करवाना, और यदि मजदूरी करने से यदि कोई मना करता है तो कंगारू कोर्ट लगा करके और पिटाई करना, उनके साथ में बर्बरता करना। कोई अपना ठेला भी लगाना चाहता है, कोई लकड़ी का यदि अपना छोटा सा दुकान भी करना चाहता है, 25,000 30,000 की टोलाबाजी जो है पार्टी फंड में जब तक नहीं देंगे वो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकता। जमीनों के टुकड़े टुकड़े करके इन लोगों ने बेच दिया। जिस तरीके से वो अरेस्ट हुआ, ऐसे लगा जैसे मुगल साम्राज्य के अंदर जैसे वो एक तो शाहजहां होते थे बादशाह, और एक पता नहीं कितने शाहजहां होंगे इस बंगाल के अंदर इस तरीके का। अभी तो ये सामने आया है, चाल, चरित्र और चेहरा, ये तीनों चीजों का नंगा नाच जो है ये आप लोगों ने इसके अंदर देखा। और इतने सारे लोगों ने जो आरोप लगाए, और महिलाएं जिस तरीके से निकल करके आई है, मैं कहूंगा मानव अधिकारों का यहाँ पे जो स्थिति है बेहद चिंताजनक है। वहीं उच्च स्तरीय समिति ने पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व में इस टीम को पहले 24 और 25 फरवरी को संदेशखाली का दौरा करना था, लेकिन टीम को बंगाल पुलिस ने जाने ही नहीं दिया और हिरासत में लेकर बाद में रिहा कर दिया था। समिति ने इसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया। कोलकाता हाईकोर्ट ने 6 सदस्यीय टीम को संदेशखाली जाने की अनुमति दे दी थी। समिति के सदस्य और हरियाणा पुलिस के पूर्व आईजी राजपाल सिंह ने कहा कि ममता सरकार के संरक्षण में ही शाहजहां शेख ने संदेशखाली में महिलाओं पर भीषण अत्याचार किए। हम तो केवल इंक्वायरी करने आ रहे थे। पुलिस को इतना भय क्यों था कि अगर हम विक्टिम से मिले और विक्टिम्स को एग्जामिन किया तो वो कौन सी बातें हैं जो पब्लिक के सामने आने से रोकना चाहते हैं। लेकिन कैट इज आउट ऑफ बैग। अब जो शाहजहां शेख है उसको अरेस्ट करने के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बताया है कि पुलिस का बिहेवियर उसके साथ कंप्लीमेंट्री था। उसका जो फेस था अरेस्ट होने के बाद, उसकी जो चाल उसका चल रहा था वो इतना कंप्लीमेंट्री था कि वो फ्रेंडली गेम चल रहा था। और दी हाइट, हमारे को तो जाने से रोक क्या, उन लोगों ने ईडी का अफसरों के ऊपर तो हमला ही करवा दिया। लेकिन बात यहां रुकी नहीं। शाहजहां शेख अरेस्ट हुआ है और इसके साथ ही शिबू हाजरा जिसका भी जिक्र आया है, उत्तम सरदार जिनका जिक्र आया है, इसके अलावा मेरे पास ये 11 आदमियों की लिस्ट है जो कॉन्स्टेंटली थ्रेटनिंग कर रहे हैं लेडीज को और शरीफ लोगों को थ्रेटनिंग लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही फैक्ट फाइंडिंग समिति के अध्यक्ष एल नरसिम्हा रेड्डी ने पश्चिम बंगाल में ऐसे कई और संदेश खाली होने की आशंका जताई है। We only hope that all other culprits will be brought to book and justice will be done to the victims within Sandeshkhali. We have also been informed that there are more Sandeshkhalis in West Bengal. Only here the people have gained courage to oppose
the oppressive actions, and this should be an encouragement or a source of inspiration for others to revolt against any illegal activity by whoever he may be concerned. वहीं भाजपा के पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने ममता सरकार पर संदेश खाली मामले में मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोकने का भी आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए अमित मालवीय ने लिखा कि संदेश खाली की भयावहता पर मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोकने में असमर्थ ममता बनर्जी ने अपने कैबिनेट मंत्री उदयन गुहा के माध्यम से मीडिया को दुर्घटनाओं की चेतावनी दी थी। उदयन गुहा ने कहा था कि सिर्फ इसलिए कि मीडिया के पास कैमरा और कलम की ताकत है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी लिख सकते हैं या कुछ भी प्रकाशित कर सकते हैं। अगर किसी मीडिया कर्मी पत्रकार के साथ कोई हादसा होता है तो उन्हें रोना पीटना नहीं चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल में मीडिया कर्मियों की लगातार गिरफ्तारियां और एफआईआर के बावजूद मीडिया संस्थाएं मूक दर्शक बनी हुई हैं। कोई निंदा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, बस सभी ने समर्पण कर दिया। और अब बात करते हैं झारखंड की, जहां दुमका जिले में स्पेनिश महिला के साथ सामूहिक बलात्कार मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि मामले में कुल 7 आरोपियों में से 4 लोग अभी भी फरार हैं। पीड़ित विदेशी महिला फिलहाल दुमका के जिला अतिथि गृह में अपने पति के साथ है और दोनों के चेहरों पर चोट के भी गंभीर निशान हैं। वहीं घटना के बाद पीड़िता ने सोशल मीडिया मंच पर इंस्टाग्राम पर अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी कहानी सुनाई है। स्पेनिश महिला अपने पति के साथ बांग्लादेश से भारत में बाइक से आई थी और भारत के रास्ते नेपाल जाने वाली थी, लेकिन दुमका के हंसडीहा में रात होने पर टेंट लगाकर रात बिताने लगी। इसी बीच 7 लोगों ने चाकू की नोक पर दुष्कर्म की इस वारदात को अंजाम दिया। उधर झारखंड में विदेशी महिला के साथ हुई घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग भी सख्त है। महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद कहा कि जिस जगह घटना हुई वहां एसएचओ नदारद थे। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार पर संवेदनहीन होने का भी आरोप लगाया। जो एसएचओ होना चाहिए जिसके अंडर में वो थाना पड़ता है, वो उपलब्ध नहीं थे। विक्टिम जिला गेस्ट हाउस में ठहरी हुई हैं और उनसे मिलने के बाद उनके चेहरे पर पूरा खरोच है। उसके बाद उनके हस्बैंड का भी चेहरे पे खरोच है, हेलमेट से मारा गया है। जब मैं बताई तो उन्होंने बताया कि 7 लोग थे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन इनकी सुरक्षा क्यों नहीं किया? तो यहाँ का विजिलेंस क्या कर रहा है, यहाँ के प्रशासन क्या कर रहे हैं, यहाँ की सरकार क्या कर रही है? हमारी महिलाओं के लिए सरकार संवेदनहीन है। नित्य दिन घटनाएं होती है और आयोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं द्वारा पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने और बेंगलुरु में हुए बम धमाके को लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। कर्नाटक विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की घटना और रामेश्वरम कैफे में बम धमाके के मामले में कोई भी सूचना राज्य सरकार किसी से साझा नहीं कर रही है। कांग्रेस की राज्य सरकार रिपोर्ट छुपा रही है ताकि रिपोर्ट को बदल सके। They are telling non-truth to public in Vidhan Sauda, Pakistan Jindabad, and this Rameshwara cafe. They are not exposing anything up to now. The incident happened in Vidhan Sauda already 10 days happened. So this is also 3 days happened. No information to anybody. No media, no information. Public, no information. Why they are keeping all this secret? They want to change the report. They are trying to change the report. People, they don't believe now they are not believing the Congress government. That is the situation in Karnataka. और वहीं अब बात केरल की करते हैं, जहां वायनाड में मृतक छात्र जेएस सिद्धार्थ की मौत की जांच में पुलिस की चूक का आरोप लगाते हुए भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने सचिवालय तक विरोध मार्च किया।
इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों के खिलाफ पानी की बौछारें भी की। केरल के भाजपा प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने वायनाड में मृतक छात्र JS सिद्धार्थ के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने सिद्धार्थ के पिता T जयप्रकाश से बात की। जावड़ेकर ने सिद्धार्थ की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि CPM नेतृत्व SFI को हमलों के लिए उकसा रहा है और राज्य सरकार राज्यपाल के खिलाफ भी उनके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं। SFI is PFI of CPM. They are doing the same thing. Looting, rape. और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां कांकेर जिले में हिदुर के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नक्सली को ढेर कर दिया गया। वहीं इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया है। मुठभेड़ में बस्तर फाइटर्स के जवान रमेश कुरेठी शहीद हुए। मुठभेड़ में सर्चिंग के दौरान एक पुरुष माओवादी का शव और एक AK-47 भी बरामद की गई है। SP IK एलेसेला ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सली नहीं चाहते कि सरकार की योजनाओं का फायदा आम आदमी तक पहुंच सके, लेकिन सरकार नक्सलियों को पूरी तरह खत्म करके रहेगी। वहीं CBI ने मणिपुर के विष्णुपुर पुलिस शस्त्रागार से हथियार और गोला बारूद की लूट के मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। CBI ने हाल ही में असम के गुवाहाटी में कामरूप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष अपना आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपियों ने पिछले साल 3 अगस्त को विष्णुपुर के नारायण सीना में द्वितीय इंडिया रिजर्व बटालियन मुख्यालय के 2 कमरों से 300 से ज्यादा हथियार, 19,800 गोलियां और अन्य सामान लूट लिया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने CPI मगध क्षेत्र पुनरुद्धार मामले में प्रतिबंधित संगठन के एक प्रमुख पोलित ब्यूरो सदस्य सहित 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। NIA विशेष अदालत पटना के समक्ष दायर आरोप पत्र में औरंगाबाद जिले के प्रमोद मिश्रा और बिहार के गया जिले के अनिल यादव का नाम शामिल है। NIA ने इससे पहले 2 फरवरी को मगध क्षेत्र में हिंसक नक्सलवाद को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबंधित संगठन के प्रयासों से संबंधित मामले में 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किए थे। NIA की जांच से पता चला कि प्रमोद मिश्रा माओवादी विचारधारा को बढ़ावा देने में शामिल था, जिसके लिए वो अपने क्षेत्र में कैडरों की भर्ती भी कर रहा था। इसके अलावा वो धन जुटाने के साथ पुराने नक्सली कैडरों की बैठकें भी आयोजित कर रहा था। साथ ही आज दुनिया भर में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि त्रिपुरा के मूल निवासियों की समस्याओं का स्थायी समाधान लाने के लिए, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारे ग्रह पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता का जश्न मनाने और इसकी रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने के, और मैं इन सब की सराहना करता हूं जो वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने वन्यजीव प्रेमियों को बधाई दी है आज के विश्व वन्य जीवन दिवस पर। वहीं केंद्रीय निर्वाचन आयोग का दल आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर है। निर्वाचन आयोग की टीम राजनीतिक दलों और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक करेगी। इस यात्रा का उद्देश्य मुख्य रूप से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेना है। इस दौरान निर्वाचन आयोग का दल राज्य के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगा और सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चर्चा भी करेगा।
त्रिपुरा के मूल निवासियों की समस्याओं का स्थायी समाधान लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ हुए त्रिपक्षीय समझौते से राज्य में स्थायित्व आने की उम्मीद साकार होने जा रही है। त्रिपुरा मोथा प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा ने समझौते के जल्द लागू होने और मूल निवासियों की समस्याओं के स्थायी समाधान की उम्मीद जताई है। ये शुरुआत है, लेकिन इससे पहले भी बहुत अकॉर्ड साइन हुए हैं। लेकिन अगर अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें ईमानदारी, हमें समझ और हमें ऐसे लोग चाहिए जो ये अकॉर्ड को लॉजिकल एंड तक ले जाए। अब तक पॉलिटिशियंस ने बात किया था, अब इसको ऑफिशियल लेवल, ब्यूरोक्रेटिक लेवल में बात किया जाएगा। इसके लिए त्रिपुरा से और हमारे तिपरासा की तरफ से भी हमें ऐसे लोग चाहिए जिनको जमीन का, लॉज का समझ हो, ऐतिहासिक समझ हो, भाषा का समझ हो, स्क्रिप्ट का समझ हो। उन सबको को लेकर हमें इसको टाइम फ्रेम के अंदर जल्द से जल्द अपने लोगों को इंसाफ दिलवाना है। और वहीं जम्मू कश्मीर में खराब मौसम एक बार फिर से आफत लेकर आया है। रामबन और बनिहाल के बीच कई हिस्सों में भूस्खलन, कीचड़ और पहाड़ों से पत्थर गिरने के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पहले से ही बंद है। राजौरी के मनोरगाल इलाके में पहाड़ से पत्थर गिरने पर मेटाडोर सवार 6 यात्री भी घायल हो गए। पुंछ के मंडी में 2 और कठुआ के बनी में 4 कच्चे मकान गिर गए। तूफान से पुंछ क्षेत्र में एक स्कूल की छत उड़ गई, जबकि जम्मू संभाग के कई जिलों में स्कूल बंद रहे। संभाग के कई नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के रोहतांग क्षेत्र में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। रोहतांग क्षेत्र में ताजा बर्फबारी हुई, जिसके बाद इलाका बर्फ की चादर से ढक गया। इससे पहले मनाली में भी बर्फबारी हुई थी। मनाली के सभी पर्यटन स्थल बर्फ से ढके हुए हैं, तो वहीं शिमला के नारकंडा में भी ताजा बर्फबारी हुई है। इसके अलावा उत्तर भारत में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शनिवार देर रात दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में जमकर बारिश हुई। तेज बारिश होने से ठंड भी हालांकि बढ़ गई है। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बरसात अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने कहा कि दिन में भी बादल छाए रहेंगे। दिल्ली, एनसीआर के तापमान में और गिरावट का भी अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मौसम स्थिर रह सकता है। हिमाचल में शनिवार को अधिकतर स्थानों पर वर्षा व हिमपात के कारण ठंड बढ़ गई है, तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार के कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों में आज से भारी बारिश और बर्फबारी कम हो सकती है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र स्थित ब्लू सफायर मॉल की छत से ग्रिल गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना में 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। एडिशनल डीसीपी हृदेश कथारिया ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि थाना बिसरख इलाके में स्थित अस्पताल से थाने पर सूचना मिली कि ब्लू सफायर मॉल पर छत से लोहे का स्ट्रक्चर गिरने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दो व्यक्ति जिनका नाम हरेंद्र और शकील है, जो मूलतः विजयनगर गाजियाबाद के रहने वाले हैं। यह लोग ब्लू सफायर मॉल में एस्केलेटर की तरफ जा रहे थे, तभी 5वीं मंजिल के ऊपर जो लोहे की ग्रिल फेंसिंग के लिए लगी हुई थी वो अकस्मात गिरी है और गिरने के पश्चात यह लोग गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में इनके परिजनों से संपर्क कर तहरीर लेकर के इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां शहबाज शरीफ एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद संभालेंगे। चुनावों में धांधली के आरोपों के बीच और सरकार बनाने की कई दौर बातचीत के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वरिष्ठ नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नाम पर सहमति बन गई है। हाल ही में पाकिस्तान में हुए आम चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था।
इसके बाद शहबाज शरीफ को PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति बन गई है। 72 वर्षीय PMLN अध्यक्ष शहबाज 3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री 74 वर्षीय नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। शहबाज दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वो अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वहीं गजा में लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिका ने पहली बार विमान से मदद पहुंचाई। संघर्ष से प्रभावित नागरिकों को जरूरी राहत मुहैया कराने के लिए वायुसेना के केंद्रीय कमान के 3 विमानों ने खाद्य सामग्री के 38,000 पैकेट वाले 66 बंडल गिराए। ये एयर ड्रॉप गजा में अधिक सहायता प्राप्त करने के निरंतर प्रयास का हिस्सा है, जिसमें गलियारों और रास्तों के माध्यम से सहायता को बढ़ाना भी शामिल है। ब्रिटेन, फ्रांस, मिस्र और जॉर्डन सहित अन्य देशों ने भी पहले गजा में हवाई रास्ते से सहायता पहुंचाई है, लेकिन अमेरिका द्वारा ये पहली बार सहायता की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को गजा में आपातकालीन मानवीय सहायता भेजने की घोषणा की थी। साथ ही बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका इस बात पर जोर देगा कि इजराइल ज्यादा से ज्यादा ट्रकों और ज्यादा मार्गों की सुविधा प्रदान करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार मदद मिल सके। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल इस मिशन का समर्थन करता है, जिससे जमीन पर मौजूद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।